तो हेलो गुड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज के अध्याय यानी छठे अध्याय को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी आया हुआ तो क्वेश्चन, और इस बार भी आने की संभावना पूरी तरह से। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक वनस्पति कैसे कहते हैं। वनस्पति में तो होता है पेड़ पौधे, और ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्राकृतिक ही होती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नीचे देखें लिखा है कि पौधों के समूह को क्या बोलते हैं भैया, वनस्पति कहते हैं। ढेर सारे पौधा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वनस्पति बोलेंगे। और प्राकृतिक वनस्पति मतलब क्या होता है, पौधे का समुदाय जो लंबे समय से जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, मतलब प्रकृति ने उसको उगाया, प्रकृति ने अब उसको बड़ा कर रहा है, अपने नेचुरल रूप से वो ग्रो कर रहा है और बड़ा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। और जब मानव हस्तक्षेप के बिना रहित प्राकृतिक वनस्पति उस भाग को बोलेंगे अछत वनस्पति, मतलब कि कोनो छूछा नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, अछत वनस्पति। अछत मतलब कोनो छूछा नहीं किया, बस वैसी वनस्पति जो मानव उसमें छेड़छाड़ नहीं किया हो। ठीक है, मानव छेड़छाड़ नहीं की, और ऑटोमेटिक जो अपने मन से है ना हस्तक्षेप से उसकी बची हुई है, इंसानों के उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई, अपने आप से वो ग्रो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अछत वनस्पति। ठीक है, आगे आएंगे नीचे समझेंगे तो हिमालयन क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाया जाता है। तो बस इतना ही जानना है कि हिमालयन जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ शीतोष्ण, और वही पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय किधर पाया जाएगा, यह पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और यहाँ पर अंडमान निकोबार साइड में उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ये विश्वोत्तर का करीब है। वही हिमालयन क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय, एक्चुअली कई बार मैं बता चुका हूँ कि ये भारत दिया ही है यहाँ पर जी, इसी को देख लेते हैं लोग। एक्चुअली में भारत के बीचों बीच से क्या हुआ ना कि कर का गुजरी, यहाँ से गुजरा है कर का ऐसे। ठीक है, कर का गुजरी है, तो कर का नीचे होता है उष्ण, क्या होता है उष्ण, और ऊपर में होता है शीतोष्ण। ठीक है, ऊपर में होता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो नीचे आइएगा तो उष्ण कटिबंध, ऊपर जाइएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो इस वाले जो क्षेत्र होता है ना, और ये अंडमान निकोबार जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। और ये पर्वतीय क्षेत्र की वजह बात कर रहा है, वहाँ पर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। वही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया। नीचे आएंगे तो ये चीज़ें दिया है कि वन उन्मूलन एक वर्ड लिखा हुआ है, वन उन्मूलन। क्या लिखा हुआ है तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है वन उन्मूलन। ठीक, वन उन्मूलन मतलब क्या होता है इसको समझने के लिए, तो वन उन्मूलन मतलब होता है कि जंगलों को काट के बर्बाद करना वन उन्मूलन कराता है। ठीक है, अब यहाँ आएंगे तो इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जानने को मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगी, है कि नहीं है। इसको देखते हैं, समझते हैं। देखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ था। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जानेंगे। सदाबहार उसको बोलेंगे जहाँ हमेशा पत्तियाँ जो है कंटिन्यू रहती है ना, मतलब पतझड़, वहाँ पत्ता आपको झड़ा हुआ नहीं दिखेगा, पत्ता वहाँ पर खाली नहीं दिखेगा, पेड़ जो है टकला रूप से नहीं दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो हमेशा वहाँ पत्ते जो है ना दिखते रहते हैं। और एक्चुअली में होता है क्या ना कि पत्ता गिरता है, वहाँ का भी गिरता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये 3-4 गो पेड़ है या 10 गो पेड़ है, मतलब उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ रहते हैं। तो होता क्या है ना कि कभी ये गिरा, अगर मान के चलिए इस महीने ये गिरा तो ये वाला 3 गो जो है इसी रहेगा, सब हरियाली की तरह रहेगा। अगला महीने ये गिरा तो ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी सब फिर 3 अच्छा है सब, फिर अगला महीने ये गिरा तो ये दोनों ठीक हो गया लो, और ये तीनों मिलकर है। मतलब क्या है कि एक साथ पत्ता नहीं गिरता, कोई कभी गिरता है कोई कभी गिरता है। इससे वजह से क्या होता है कि ये हमेशा सदाबहार दिखते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, समझ आएगा आप लोगों को। और ये पश्चिमी घाट में शिलोंग के पठारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में इस वनों को सिलास कहा जाता है, सिलास वन कहा जाता है। याद रखिए, ये वन जो सदाबहार वन है ये उत्तरी सह्याद्री के ये उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, ये सह्याद्री मतलब बोलते हैं, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री भी बोला जाता है। इस उत्तर भाग यानी ऊपर में इसको सिलास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये सुलास बोला जाता है। याद रखिएगा, सुलास यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, ये सुलास इस भाग को कहेंगे। उत्तर कभी भी मैप में उत्तर दिशा ऊपर में होता है और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष होते हैं महोगनी, आबनूस, है ना, जारुल, बांस, बेत, सिंकोना, रबड़ आदि। इन वन मामले में बागानों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ बागान वगैरह ये सब वृक्ष, बस ये वृक्ष की याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले जो था ना वो चंदन के बारे में पूछ दिया था। ठीक है, चंदन की लकड़ी किस कटिबंध पाया जाता है, तो ये महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेत, सिकोना, रबड़ वाला जो क्वेश्चन है आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय वन कौन सा है, तो ये कौन सा पौधा है, तो ये रबड़ के पौधा है। ठीक है, या पूछेगा रबड़ जो है निम्न में से किस कटिबंध पाया जाता है, तो सदाबहार कटिबंध पाया जाता है। ठीक, किस भैया ना, सदाबहार में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नीचे देखेंगे तो लिखा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। देखिए, पर्णपाती जो होता है ना मतलब पतझड़ होता है, और पर्णपाती को 2 भाग में बांट दिया, एक कर दिया आर्द्र और एक को कर दिया शुष्क।
अभी आर्द्र और शुष्क मतलब क्या होता है? आर्द्र मतलब होता है हल्का सा नमी, मतलब क्या कि पतझड़ वन की ऐसी कैटेगरी जहाँ ठीक ठाक बारिश हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। और पतझड़ ही वन है ना, पत्ता झाड़ ये भी टकला हो जाता है सब, लेकिन उस एरिया में जो है बारिश बहुत कम मात्रा में होती है तो उसको बोलेंगे शुष्क पतझड़ वन या पर्णपाती वन, समझे ना। अब दोनों को बांटा, आर्द्र वाले को तो आर्द्र वाला कर दिया कि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी बारिश ज़्यादा हो रही है। वही शुष्क वाला का देख सकते हैं तो 70 से 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सह्याद्री का जो पूर्वी ढाल है, यानी ये जो सह्याद्री है, यानी ये सह्याद्री पहाड़ है, इसकी पूर्वी ढाल मतलब पूर्व इधर होता है, पूर्व इधर होता है, यानी इस तरफ की बात बोल रहा है। ये हो गया पश्चिमी ढाल की तरफ, ये पूर्वी ढाल की तरफ कर रहा है, सह्याद्री की पूर्वी ढाल। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय के उत्तर पूर्वी पठारी भाग शिवालिक श्रेणियाँ के भागों में भांगर और तराई वाले क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं, यानी भांगर और तराई वाले क्षेत्र में जहाँ पानी ठीक ठाक मिल जाए, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर का पानी मिल जाए, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इसमें वृक्ष जगह सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला और चंदन। यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, है ना। बीपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि चंदन की लकड़ी जो है किस कटिबंध पाया जाता है, तो पर्णपाती। पहली बात तो उसमें सिर्फ दे दिया था पर्णपाती वन, है ना, पर्णपाती या पतझड़ वन दे दिया था पर्णपाती। देखिए पर्णपाती लिखे और पतझड़ लिखे तो बात एक ही है पतझड़ लिखे तो बात एक ही हो गया। याद रखिए, ऐसा नहीं कि कहिएगा पतझड़ लिखा हुआ पर्णपाती नहीं लिखा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब सिर्फ एग्जाम में आसान करके दिया हुआ था, ये नहीं दिया था कि शुष्क वाला कि आर्द्र वाला, शुष्क वाला या आर्द्र वाला पर्णपाती, सिर्फ दे दिया था कि पर्णपाती वन, धड़ाक से मार दिया पर्णपाती। लेकिन ये दोनों पूछता ना तब आर्द्र वाला ज़्यादा बेटर आंसर होता, ज़्यादा बेटर नहीं वही सही होगा ही, ठीक है। तो और डीप अगर जाना रहता बीपीएससी को तो क्या करता, कहता है कि चंदन निम्न में से किस वन कटिबंध में पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय, है ना, ये आर्द्र पर्णपाती वन। अब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में देखेंगे तो 70 से 100 सेंटीमीटर होता है, यानी बारिश यहाँ थोड़ी सी कम है। यहाँ पर कटीली वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। अत्यधिक चराई वहाँ या मुख्य समस्या है, मतलब चराई, यहाँ अत्यधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या है। कटीली और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाता है, और वो गाय भैंस बकरी जाकर वहाँ चर जाता है, ऊँट चर के खा जाता है, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे तो इस साइड में आएंगे, कटीली झाड़ियाँ वन की बात करेंगे तो ये राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है वहाँ कटीली वन झाड़ियाँ पाई जाएगी। मध्य प्रदेश इनके इंदौर में, आंध्र प्रदेश कुरनूल में ये पठार के भाग अर्धचंद्राकार पेटी में मिलते हैं। यहाँ के मुख्य प्रमुख वनस्पति बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस है। तो इन सबका नाम याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन नागफनी पूछता है कि नागफनी किस प्रकार की पौधे है, तो कटीली वन एवं झाड़ियाँ है, ठीक है। उसके बाद से पर्वतीय वन, पर्वतीय वन यानी पर्वतों साइड में पाया जाता है। देखिए पर्वतीय वन में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, सदाबहार भी मिल जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो, है ना, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय में अल्पाइन वनस्पति तक मिलते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वृक्ष सब मिलते हैं। पर्णपाती वन भी मिलेंगे, है ना, कोनधारी सदाबहार वृक्ष भी मिलेंगे, मुलायम भी मिलेंगे। तो बहुत सारी लकड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यह लिखा है कि 1500 से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचाई तक जाइएगा तब सदाबहार वन मिलेगा, यानी 3000 मीटर का मतलब हो गया लगभग 3500 मीटर का मतलब हो गया कि 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना तो सदाबहार वन मिलेगा, ठीक है। और 15 यानी 1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई तक रहिएगा तो पर्णपाती मिलेगा, यानी नीचे रहिएगा तो पर्णपाती, और ऊपर भागिएगा तो सदाबहार वन, ठीक है। और जिनकी वृक्षों की लकड़ियाँ जो मुलायम होती है, और वृक्ष की लकड़ियाँ क्या होती है, मुलायम होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में याद रखिएगा, 1500 से नीचे रह रहे हैं तो क्या मिल रहा है भैया, पर्णपाती वन मिल रहा है। और 1500 से ऊपर भाग रहे हैं और 3500 तक जा रहे हैं तो यहाँ पर सदाबहार वन पाया जा रहा है, ठीक है। अब ये देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चिड़ आदि के यहाँ पर पत्तियाँ देखने को मिलती है। अब ज्वारीय वन, ज्वार कई बार बता चुका हूँ, लहरों उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, यानी समुद्र की लहरें उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। अब समुद्र की लहरें आप लोग देखते होंगे ऐसे ऐसे आते जाते रहता है, ऐसे जाते रहता है। तो जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती तो ज्वार, नीचे गिरती तो भाटा, ज्वार भाटा ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं। ये होता है कैसे, तो सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यानी सूरज और चंद्रमा जो दोनों खींचता है मिलकर धरती पर के जो लहर होती है ऐसे उठ जाती है, फिर गिरती है, फिर उठती, फिर गिरती है। तो इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। तो ये जहाँ ज्वारीय उठते रहती है उन क्षेत्रों में भी वन पाए जाते हैं, उनको ज्वारीय वन कहा जाता है। जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि के डेल्टाई जो क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ना उसको मैग्रो वन, सुंदरी वन, केजुरी, केवड़ा और बेदी कहा जाता है। तो ये देखिए बेदी एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि निम्न में से बेदी वन किन क्षेत्र में पाई जाती है, तो ज्वारीय वन में पाई जाती है। या सुंदरी और मैंग्रो वन भी पूछा जाएगा तो ये भी ज्वारीय क्षेत्र में पाया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो प्राकृतिक वनों का वितरण दिया हुआ है ना, समूह ए उसने कटवन सदाबहार वन दिया हुआ है यहाँ पर कितना % है। तो ये कोई खास आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाइए, है ना।
यहाँ देखेंगे तो ये बांटा हुआ है कि किन क्षेत्रों में किस तरह का जो क्षेत्र है। इसको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इस मैप को अगर दिमाग में लोड रहेगा ना, ये किसी भी तरह का भारत का मैप मालूम रहेगा कि ऊपर वाला क्षेत्र पश्चिमी हिमालय, ये पूर्वोत्तर हिमालय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है, सिंधु का मैदान है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, बहुत सारे लोग का समझ नहीं आता कि कहाँ भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो पहले आप लोग मैप को दिमाग में लोड कर ले रहिएगा तो बहुत चीज़ें आपको फ़ायदा होगा। यहाँ एक बहुत ही काम की चीज़ें लिखी गई, लिखा हुआ भारतीय वन संरक्षण यानी BSI है ना, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय है ना वनस्पति संरक्षण, वनस्पति जो संरक्षण, इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890। संस्थापक जो थे सर जॉर्ज किंग, तो किंग जो थे वो है ना भारतीय वनस्पति संरक्षण की स्थापना कर रहे हैं 1890 ईस्वी में। याद रखिए, मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया। अभी जो इसका कार्यकाल जो क्षेत्र है वो 9 जगह है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो भारत सरकार वर्ष 1954 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया। सिंपली बोली, पहले अंग्रेज इसकी स्थापना की था 1890 में, 13 फरवरी 1890 में सर मतलब किंग द्वारा BSI की स्थापना हुआ था। लेकिन 1954 में देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 1954 में इसको पुनर्गठित कर दिया गया और राष्ट्रीय बना दिया गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये डाटा बना हुआ है पूरी तरह से, है ना, कि पूरी चार्ट बना हुआ है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कौन से वन पाए थे, जो कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह के वन पाए जाएंगे। देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, है ना, उसके बाद से अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में देखेंगे तो शीतोष्ण क्षेत्र, असम में देखेंगे तो सदाबहार मिलता है। सिंधु मैदानी भाग में देखेंगे तो शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, कुछ शुष्क क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति मिलते हैं। ये चीज़ों का अगर चाहे तो इस डाटा को आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कुछ खास इसमें आपको मिलेगा नहीं। गंगा का मैदानी भाग में देखेंगे तो ये कछारी मैदान है ना, इसमें गेहूं तथा चावल और गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है। आगे आएंगे, आगे चलेंगे अगले टॉपिक पर। तो यहाँ देखेंगे अब वन को बांटा है। वन किसे कहते हैं? वन का अभिप्राय होता है ना कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मतलब ढेर सारे मतलब पेड़ पौधे, उसको वन बोलेंगे। वन प्रदेश उसको बोलेंगे जहाँ पर वन की मात्रा कम है, लेकिन पहले वन प्रदेश था तो वन की मात्रा कम है, खुले वन है, इधर उधर कहीं कहीं छित्र बित्र वन आपको दिख रहा है तो उसको बोलेंगे वन प्रदेश। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वृक्षों से विशेष प्रकार के फलों के लिए लगाया जाता है उसे। जब फल के लिए लगाएंगे वृक्ष को तो उसको बाग बोलेंगे, और छोटा स्तर पर होगा तो उसको उपवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? यानी आपका बगीचा एकदम छोट है तो उपवन बोलिएगा, और अब बड़ा सा बगीचा है यानी फल के लिए आप लगाए, जैसे आम का बागवानी लगा दी उसको बाग बोलेंगे या बागवानी बोलेंगे, ठीक है। ये सब तो सब किसी को पता है। यहाँ लिखा मृदा प्रदन, तो कई बार मृदा प्रदन के बारे में बता चुका है, मिट्टी कटना मृदा प्रदन कहलाता है। यहाँ वन की परिभाषा दिया है कि पौधे झाड़ियों से ढका रहता है वो क्षेत्र तो वन कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे नीचे तो यहाँ पर ना भू दृश्यावली प्रदान करती है। ये भू दृश्यावली मतलब होता है कि भूमि पर ये वन जो होता है एक समान रूप से दिखेंगे। वही वनस्पति वाला जो क्षेत्र होता है ना उसमें एक समान नहीं दिखते, इसलिए क्योंकि वनस्पति एक तरह का नहीं होता, विभिन्न तरह के वनस्पति मिल के मतलब विभिन्न तरह के पेड़ पौधे एक साथ मिले रहते हैं, तभी उसको वनस्पति भी कहेंगे। ये वन रिपोर्ट 2017 दिया है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए इसलिए क्योंकि हर एक 2 साल बाद वन रिपोर्ट आ जाता है। तो ये पुराना रिपोर्ट है क्योंकि पुराना बुक है। मैं कई बार बोला हूँ कि पुराना का जो NCERT बुक था उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इसीलिए मैं ये पुराना बुक उठाया हूँ आप सब पढ़ाने के लिए। ये बहुत पहले का 2015 के आसपास का बुक है, तो 2017 के आसपास का, जिसमें वन रिपोर्ट 2017 अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है बस इतना ही जानना है इसमें, जो चीज़ मैं लगा कर रखा हूँ कि भारत जो होता है ना उस समय 10 देशों में शामिल हो चुका था वन को विकास करने में। और घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो बहुत घनत्व के हिसाब से जो जंगल होता है उसमें 3 तरह का होता है, घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुले वन, ठीक है। 3 प्रकार का वन होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 15 राज्यों और केंद्र शासित मिला देंगे तो 33% जो वन लगभग हो चुका था, ठीक है ना। तो ये सब 2017 का रिपोर्ट है। अभी वर्तमान का रिपोर्ट भी पढ़ेंगे लोग। बहुत जल्द हम लोग करंट अफेयर शुरू करने वाले और बहुत धमाकेदार। उसमें क्या करना है, करंट अफेयर में मैं जब पढ़ाऊंगा ना करंट अफेयर में तो उसमें है ना इंडिया वर्सेस है ना जब यानी कि कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो इंडिया वर्सेस बिहार दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, है ना। इंडिया का टॉपिक और बिहार का टॉपिक एक साथ रहेगा, दोनों एक साथ मिक्स रहेगा। उससे क्या होगा ना चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कोई चीज़ इंडिया के बारे में पढ़ा जाएगा तो वही चीज़ बिहार के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। एक ही साथ दोनों टॉपिक साथ में चलेगा ना तो उससे दोनों चीज़ आपको हो जाएगी। और करंट अफेयर मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में कवर कर लिया जाएगा, वो बहुत हो जाएगा उतना। उसके बाद उसका MCQ लगाते रहा जाएगा, है ना, वो चीज़ें आराम से हो जाएगी। और रह गया मैथ का, तो मैथ का भी बहुत जल्द बता दूंगा कि मैथ का क्या है। प्रीवियस ईयर जितने भी होता है ये उस सारे को डील किया जाएगा और मेन जो टॉपिक उसको देख लिया जाएगा। मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस भी जो 8 नंबर का था उसका भी बात करेंगे। और रह गया जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री चल ही रहा है, ये आपको पढ़ लेते हैं तो बाकी जो 8 है ये इससे कंप्लीट हो जाएगा। 8 होगा आपका साइंस हो जाएगा, 8 जो हो जाएगा करंट अफेयर हो जाएगा, वो सबका एक एक करके देख लीजिएगा। और 8 जो होता है मैथ होगा वो भी देख लिया जाएगा। सारे चीज़ों को ये आने वाले 10 मई तक, है ना, 10 मई तक, है ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। 10 मई तक मैं सब चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद MCQ भी भेजा जाएगा जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है, ठीक है ना।
उसके बाद देखेंगे तो इस रिपोर्ट में पहली बार वनों में स्थित जल स्रोत का आकलन किया गया। मतलब ये जो रिपोर्ट हुआ था इसमें जल स्रोत का भी आकलन हुआ था। बस इतना ही जानने वाले कि 2017 का जो वन रिपोर्ट जो संरक्षण किया गया था उसमें जल का भी आकलन किया गया था। समझ रहे ना, जल निकायों के बारे में भी पता किया गया था। आगे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो ये वन रिपोर्ट के अनुसार से सघन वन कितना थे, खुले वन कितना थे, मध्यम वन कितना थे, तो ये पुराना रिपोर्ट है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेकिन देखेंगे तो सबसे कम वन जो था है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे कम वन हरियाणा में था, है ना, आज भी सबसे कम हरियाणा में, ठीक है। और केंद्र शासित में देखा जाएगा तो दमन और दीप में सबसे कम था, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में था, दिल्ली में ठीक था, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक आवरण में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा के हिसाब से देखेंगे तो लक्षद्वीप में ज़्यादा, ये केंद्र शासित वाला में। और वही देखेंगे राज्य वगैरह में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, आप सभी पता है, ठीक है। और परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे तो मिजोरम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे मैंग्रोव वन की देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन, क्योंकि जहाँ ज्वारीय क्षेत्र होता है, जहाँ डेल्टाई क्षेत्र होता है वहीं मैंग्रोव वन उगते हैं। तो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है। उसके बाद गुजरात और अंडमान क्षेत्रों में मैंग्रोव वन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब आगे अगला चैप्टर, ये अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया है ना कि वनों का वर्गीकरण, अब वन को बांटा गया, अलग विभिन्न रूपों में बांटा गया है। तो देखेंगे वनों का वर्गीकरण देखेंगे तो प्रशासनिक आधार पर देखेंगे तो आरक्षित वन और रक्षित वन, है ना, आरक्षित रक्षित, उसके बाद और भी आएगा वर्गीकृत किया जाए। तो आरक्षित वन यानी कि रिजर्व जो फॉरेस्ट है, इसमें सिंपल बात क्या है ना कि लोगों को प्रवेश वर्जित है। मतलब ये सरकार के, आरक्षित और रक्षित दोनों सरकार कंट्रोल में रहता है, बस अंतर इतना ही रहता है कि इसमें लोग जाने एकदम पूरी तरह से माना रहता है, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते। और 53% जंगल को उसी तरह छेक रखा गया है ताकि जंगल बचा रहे। सरकार 53% ऐसे जंगल है जो अपने क्षेत्र में कब्जा कर रख लिए, जिसमें लोगों को जाने के लिए, किसी भी तरह का पशु चराने आदि के लिए सब पर मना है, ठीक है। अब ये रक्षित वन है, रक्षित वन है ना, इसमें थोड़ी सी अनुमति देता है, लेकिन बहुत कुछ शर्तों के साथ, तो शर्तों के साथ अनुमति मिल जाता है उसमें जाने के लिए, उस वन को बोलेंगे रक्षित वन, ठीक है। ये 29% जो क्षेत्र है वो रक्षित वन में आ जाता है। अब औगीकृत वन बोलेंगे, औगीकृत वन किसको बोलेंगे भैया, तो औगीकृत वन बोलता है ना कि ऐसा वन जहाँ जो है अब आप अंधाधुन आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, उसको बोलेंगे औगीकृत वन, जो 18% है, ठीक है। अब संविधान के हिसाब से देखेंगे तो संविधान के हिसाब से भी 3 प्रकार का वन को बांटा गया है। एक राज्य का वन होता है, एक वाणिज्यिक वन, और एक तीसरा होता है जो निजी वन होता है, ठीक है। तो राज्य वन जो होता है ना, ये देश में लगभग 94% जो हिस्सा है वो मतलब जिस राज्य में जंगल होता है उसी राज्य का उस पर अधिकार होता है। वाणिज्यिक वन उसको बोलेंगे कि मान के चलिए कि उसका जो कंट्रोल जो है ना, नगर निकाय देख रही है, कुछ ऐसे जंगल वगैरह रहता है जिसको नगर निगम देखती है। जैसे खासकर रोड के किनारे जो पेड़ रहते हैं वो सब कौन देखता है, नगर निकाय दिखता है, ठीक है। अब निजी वन मतलब है कुछ ऐसे आपके पास बगीचा होगा या जंगल लगवाए होंगे जो आपका पर्सनल होगा, तो यानी जिसमें खुद का मालिक हो, तो क्या बोलेंगे उसको निजी वन बोलेंगे, जो 1% से भी अधिक है या उससे कम माना जा सकता है। अब व्यापारिक आधार पर भारतीय वनों को वर्गीकृत किया गया, व्यापारिक आधार पर बांटा गया है। तो एक को बोला गया विपणन, क्या बोला गया, विपणन बोलेगा। वनों में आवागमन असमान होता है, मतलब विपणन मतलब होता है कि आवागमन आसान होता है, आवागमन आसान होता है, मतलब कि विपणन मतलब होता है खुला वन है, बहुत कम वन है। ऐसे वन जो है 82% भारत में देखने को मिलेंगे, उसको विपणन वन बोलेंगे। या आवागमन जो होता है आसान होता है, इसमें आना जाना आसान रहता है। और विपणन में होता है ना, उसमें उस स्थलाकृति में वो एरिया जो होता है सुगम होती है और उसमें आना जाना मुश्किल होता है, ठीक है। 18% ऐसे वन जो होते हैं जो भारत में मिल जाएंगे, जो कि क्या भैया, अविपणन वन है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो शंकुधारी वृक्ष देखेंगे। शंकुधारी वृक्ष जो है तो ये शीतोष्ण वन है और ये 6.5% वन प्रदेश में पाया जाता है। शंकुधारी जो वृक्ष है, शंकुधारी वृक्ष है ना, ये शीतोष्ण वन है और 6.5% वन में पाया जाता है। शंकुधारी उसको बोला जाता है जो ऊपर जाके ऐसे शंकुधारी बन जाता है, इसको शंकु टाइप का, इसको शंकुधारी वृक्ष बोला जाता है, ठीक है। क्रिसमस ट्री जिसे आप जानते हो, के लिए चौड़े पत्ते वाला वहीं पाया जाएगा जब पानी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली में करता क्या है ना कि ये जो पत्तियाँ होती है ना, ये पत्तियाँ जो होता है, ये पत्तियाँ पौधे में से क्या करता है, पानी को वाष्प उस पर उत्सर्जन करने का काम करता है, पानी निकालने का काम करता है। अगर मान के चलिए पत्ता चौड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी ढेर निकलेगा। और पानी अगर ज़्यादा निकल रहा है, इसका मतलब इसके पास पानी ज़्यादा है, तब ना पानी ज़्यादा निकल रहा है। और पानी ज़्यादा इसके पास कहाँ मिल जाएगा, उन क्षेत्रों में मिलेगा जहाँ बारिश खूब ज़्यादा हो रही है। तो किन क्षेत्रों है भैया, वो है ना जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो सदाबहार वाला वन है, या जो क्या बोलते हैं उसको, बिछुआती रेखा वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है, समझ ना। तो उस एरिया में ये उस प्रकार का पत्ते चौड़े वाला मिलते हैं, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ लिखा है उपयोगिता का आधार पर देखेंगे तो उपयोगी वन है ना, उपयोगिता का आधार पर एक तो होता है उपयोगी वन, दूसरा होता है संभाव्य उपयोगी वन, मतलब उसकी संभावना उपयोग करने का। तो उपयोगी वन है उसको बोलेंगे जिसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना। वैसे वन 58% है, 58%। और संभाव्य उपयोग मतलब होता है भविष्य में सोच रहे इसका उपयोग करेंगे, तो भविष्य के लिए 22% जो ऐसे वन है जिसको भविष्य में यूज करने के लिए उपयोग किया, मतलब उसको रखा गया, उसके अंतर्गत बांटा गया है, ठीक है। अब अन्य वन जो होता है ना, वो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आइए जाइए घूमिए, वैसे 20% वन है जो अन्य प्रतिबंध उस पर है, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे सदाबहार वन की लकड़ियाँ। अब सदाबहार वन में जो लकड़ी जो पाई जाती है वो शीशम, पहला है शीशम। शीशम को आप जानते हैं इसका फर्नीचर बनता है, तख्ता बनता है, सजावटी बोर्ड बनता है। ये पश्चिमी घाट के साइड में फैले हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे तो ये लिखा हुआ है गुर्जन। गुर्जन जानना जरूरी है क्योंकि ये लकड़ियाँ जो होता है ना हल्का और लाल भूरे रंग का होता है। इसे पैकिंग पेटी, चाय का डिब्बा और फर्श और माल डिब्बा बनता है, ठीक है। ये पैकिंग छोटे छोटे डिब्बा बनता है ना, वो डिब्बा बनता है गुर्जन से, ठीक है ना। तेलसुर अथवा इरुपु तेलसुर और इरुपु को देखेंगे तो ये जो कर्नाटक वगैरह क्षेत्र में नाम से दिख रहा है कि साउथ वाले क्षेत्र में लिखा है। इसका प्रयोग जो है ना मुख्य रूप से नौका, पुल, है ना, खूटा, पाल के लिए किया जाता है। तो नौका वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तेलसुर के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तेलसुर मतलब तेल सोखते रहेगा, वो नाव डूबेगा नहीं, ठीक है। अब यह तून लिखा है। तून जो होता है ना हिमालयन क्षेत्र के निचले भाग में यानी गिरिपथ, यानी पहाड़ों के पैर के पास पाया जाता है। ये ठोस नहीं होता है, ये टिकाऊ नहीं होता है। इस खिलौने और फर्नीचर में इसको लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यानी तून को से खिलौना और क्या बनाया जाता है भैया? ना खिलौना वगैरह फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। अब यहाँ लिखा है कि वन संरक्षण, वन यानी फॉरेस्ट सर्विस जो है भारतीय वन संरक्षण FSI है ना, इसकी देखेंगे तो स्थापना जब हो रहा है 1 जून 1981 में। कब हो रहा है स्थापना FCI का? FSI नहीं, FSI है ना। तो इसकी स्थापना हुई 1981 में। मुख्यालय इसका देहरादून, ठीक है। 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक। सॉरी उसके बाद देखेंगे तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे तो गला बैठ जा रहा है यार। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च देखेंगे तो ये 1987 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ, फॉरेस्ट रिपोर्ट। नीचे आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तेदू का वन बकर है। तेदू की लकड़ी, इसका उपयोग किया जाता है किस लिए? ये लकड़ियों का उपयोग करना ज़्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि सीधे सीधे देता है। इस लकड़ी से विशेषकर नक्काशी और सजावटी तो दे देता है क्वेश्चन, नक्काशी या सजावटी उपयोग में लाने वाले निम्न में से कौन सा मतलब लकड़ी है या कौन सा पौधा है? तो तेदू, ठीक है। अब नाहर देखेंगे ना तो ये रेलवे स्लीपर बनाया था। नाहर से रेलवे स्लीपर बनाया था, ठीक है। रेलवे स्लीपर आप जानते हैं, स्लीपर उसको बोलते हैं जो रेलवे ट्रैक हो गया उसके बीच बीच में से लकड़ी बिछाया रहता है। अब तो खैर प्लास्टर का आ गया, पहले बिछाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पुन जो होता है ना, यह अत्यंत ठोस और कठोर टिकाऊ होता है। इसे आसानी से पक्का किया जा सकता है, मतलब जो हार्ड बन जाता है। अब ये मानसूनी वन की बात कर रहा है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। सखुआ से क्या बनता है भैया? तो ये सब किसी को मालूम है, ये इससे बनता है जो क्या मतलब फर्नीचर वगैरह का सामान मिलता है। और इसका जो विस्तार देखेंगे सखुआ का ना, तो हिमालय और मेघालय क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र में भी इसका थोड़ा बहुत है, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो सागौन लिखा है। सागौन जो होता है ना, इससे दरवाजा, अलमारी और फर्नीचर बनाया जाता है और बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है जो दक्षिण भारत की है, ठीक है। शीशम, उसको देखेंगे शीशम या दलबेरजी या शीशो। शीशम जो होता है ना, इससे भी फर्नीचर वगैरह बनता है और बहुत सारे दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कृषि दवाई में नहीं, कृषि उपयोग में इसको उपयोग किया जाता है। मतलब कि हल बना देंगे उस बैलगाड़ी का बना देंगे, ठीक है। उसको देखेंगे तो यहाँ लिखा है हल्दू का जो पौधा होता है ये खिलौना बनाने और नक्काशी बनाने में काम आता है। अब यहाँ देखेंगे तो पलास का पौधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिएगा। पलास का पौधा से क्या होता है? इसके वृक्ष के पत्तों पर लाख है जो होता है ना, कि लाख के कीड़े का पाला बन जाता है। तो निम्न में से किन पौधे पर लाख का पालन होता है? तो पलास के पौधे पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, दुर्गा में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है ना। BPSC बहुत बार क्वेश्चन होता है। बिहार दुर्गा की बात कर रहे हैं। अर्जुन का जो पौधा होता है इसे बैलगाड़ी बनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि अर्जुन खुद रथ पर बैठे हुए थे, तो बैलगाड़ी बनाया जाता है किससे भैया? अर्जुन के पौधे से, ठीक है। महुआ देखेंगे तो इसका उपयोग पहली बात कि ये बिहार, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है महुआ, ठीक है। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा फसल जो है जिसको शराब में उपयोग किया जाता है उसको जो बिहार में मिलता है? तो महुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस फलों का उपयोग जो है तेज़ी से, इसके फूलों का जो उपयोग होता है ना, इसी फल के में से जो फूल निकलते हैं और इसके फल से तो तेल निकल जाता है और इसके फूल से क्या बनता है? शराब बन जाता है। फल से तेल और फूल से शराब बन जाता है, ठीक है। अब देखेंगे तो लिखा हुआ सेलम, क्या लिखा हुआ? सेमल लिखा हुआ, सॉरी सेमल इससे फल प्राप्त कर ना कोमल रेशे का प्रयोग किया जाता है। तो तकिया और गिलाफ बनाने में काम करता है। तकिया और गिलाफ किससे बनता है भैया? अरे तो इससे बनता है, सेमल से बनता है। उसको देखेंगे तूत देखेंगे ना, तो इस तूत से बैडमिंटन वगैरह, हॉकी वगैरह, क्रिकेट मतलब सामान वगैरह बन जाता है। अब जामुन देखेंगे, जामुन में पौधा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यह फल डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यानी कि जिसका ना BP जो हाई हो गया है, BP एक्चुअली में हाई हो गया, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो करता है जामुन, ठीक है, याद रखिए, है ना। और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। ऐसा माना जाता है कि जो उसका बीज होता है ना, उसके बीज को पीस के खाया जाता है, ठीक है ना, पाउडर की तरह उसको खाया जाता है, ठीक है। अब आइए चिड़ी के पौधे देखेंगे तो यह वृक्ष राल, गोंद और तारपीन के तेल प्राप्त होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि तारपीन का तेल निम्न में से किन पौधे से प्राप्त होता है? तो चिड़ी के पौधे से प्राप्त होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अब देवदार देखेंगे,
देवदार में देखेंगे तो देवदार से रेलवे स्लीपर बनाया था, ये सब मालूम रहना चाहिए आपको। ब्लू पाइन देखेंगे तो इसे भी रेलवे स्लीपर बनाया था, लेकिन उसके साथ साथ ये वृक्ष से रावल तथा तारपीन की तेल भी कराया जाता, ठीक है। और रजत देवदार देखेंगे तो ये से डिब्बा, कागज, लुगदी, माचिस, तिलिया आदि बनाया था। माचिस की तिल्ली जो होता है इससे भी बनाया जाता है, और पीछे भी जस्ट अभी पड़े लो। स्प्रून देखेंगे पिसिया, तो ये रेलवे स्लीपर बनाया था, ठीक है। अखरोट देखेंगे तो ये क्या है भैया, इस उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के कुंदे तथा के बीनेट यानी पेटिका बनाने के लिए किया जाता था। तो अखरोट का उपयोग क्या किया जाता था भैया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदूक के कुंदे बनाने में किया जाता था, ठीक है। सफ़ेद भीसा, यह क्रिकेट का बैट और खेलकूद का अन्य सामग्री बनाया जाता था। भुर्ज जो है ना, अब भुर्ज को अगर देखा तो ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, और उसके बाद देखेंगे स्वरू जो है यानी साइप्रस जो होता है, ये उत्तराखंड साइड में पाया जाता है, जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जा रहा है। नीचे आएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है जहां औसम तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है और 30 मीटर से ऊंचे भी बांस देखने को मिल जाते हैं। जहां औसत वर्षा यानी 150 से अधिक, यानी बिहार से भी अधिक वर्षा हो रही है, उन क्षेत्रों में बांस के पौधे देखने के लिए मिल सकते हैं, और वो बांस के पौधे जो होते हैं कम से कम 30 मीटर ऊंचा होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा वेत जो होता है इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है ना। इसका उपयोग जो होता है रस्सी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब तेंदू देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उसकी पाया जाता है, ठीक है। अब घास देखेंगे तो घास जो होता है स्वाई घास के मैदान, एलिफेंटा ग्रास है ना, स्पीयर ग्रास, उल्का पानी आदि बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब तेल की बात करें तो दुनिया भर का तेल जो होता है मिलता है हम लोग को। अब चमड़ा जो है ये कोरिया लौका नाम से कीड़े द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि कीरिया लौका नामक ये चपड़ा जो होता है ना, कीरिया नामक उससे स्रावित किया जाता है, जो कि है ना परपोषी वृक्ष जैसे कलाश, पीपल, कुसुम, शीशे, कुल्लू, गुल्लार, शीशम आदि बरगद में थोड़ा लायक घोषित किया जाता है, ठीक है। इस साइड में आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि विश्व में लगभग लाख उत्पादन भारत का एकाधिकार मौजूद है। याद रखिए कि लाख उत्पादन भारत जो है 1 नंबर में, एकाधिकार मतलब समझिए कि पूरी तरह से भारत में ही लाख का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। इससे बहुत सारा फायदा होता है। राल यानी रेनिन देखेंगे तो इसका उपयोग जो होता है ना साबुन बनाने में, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस पौधे का उपयोग जो है साबुन बनाने में होता है, तो राल या रेनिन साबुन बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है, ठीक है। गोंद देखेंगे तो गोंद या बबूल और कैरोबियन और कैरोब और मैक्सिटिक करिटा नाम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चरम शोधक तथा रंग, उसका बता देंगे तो कत्था आप लोग मालूम है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस, हमको लग रहा है कि ये 10 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो कत्था होता है ना किस वृक्ष से के लकड़ी से प्राप्त होता है, तो याद रखिए कि खैर वृक्ष से क्या बनता है, तो कत्था बनता है, जो कि पान वगैरह में नहीं खाया जाता कत्था, वही वाला। अब आइएंगे तो राष्ट्रीय वन नीति जो है, अब यहाँ देखें राष्ट्रीय वन नीति डलहौजी शुरू किया था 1855 ईस्वी में, ठीक है, जिसे वन संरक्षण करना शुरू कर दिया, और 65 से लेकर 78 के बीच में वन अधिनियम भी बना दिया। तो देखो डलहौजी जो था वन संरक्षण किया 55 में, उसके बाद 65 से लेकर 78 तक वन अधिनियम भी बनाया गया। और उसको देखेंगे तो राष्ट्रीय वन नीति है ना, राष्ट्रीय वन नीति जो 1894 ईस्वी में जॉर्ज लॉर्ड एल्गिन द्वारा वायसराय थे, तब उसमें पहला राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1894, ठीक है। अब राष्ट्रीय वन नीति 1952 का क्या हुआ, तो ये जब देश आज़ाद होने के बाद जो पहली बार जो नीति बनाई उसे बोला गया ना, 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वन जो होता है अत्यधिक उत्पादन होता है, आपूर्ति सुनिश्चित। नीति का काम कहता है कि वनों का अत्यधिक उत्पादन करना, आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है, किसको कितना मिलेगा, और आणविक वन और उपलब्ध कराना, ठीक है, यही मेन उद्देश्य था। अब मृदा अपरदन बताई दी आप लोगों को। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है 1972 में लागू हुआ। वन विकास निगमों की स्थापना की गई। इस पेज में आएंगे तो ये पुराना डाटा दिया है, इसको कोई खास पढ़ने वाली जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया गया। अब यहाँ देखेंगे सामाजिक वानिकी होता है ना, जो समाज द्वारा जंगल को लगाया जाता है, यानी इंसान खुद जा पेड़ पौधे दुनिया भर के पेड़ पौधे लगा दिए, तो उस पेड़ पौधे को बोलेंगे सामाजिक वानिकी, ठीक है। अगले पेज में आएंगे तो यहाँ देखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में कहानी दी है, इसको समझ लेते लोग। बाकी सारी चीज़ें जो दी है ना सब पुरानी, इसीलिए उसको खास उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पे कृपया उसमें ज़्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो चिपको आंदोलन देखेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ दिया इनका नाम, सुंदरलाल बहुगुणा नहीं दिया, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये इससे शुरू किया गया था, ठीक है। 1972 में शुरू हुआ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि में है ना इसका प्रचलन अब जो है चिपको आंदोलन जो है
वो जो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। एक्चुअली में पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही में था, बाद में अलग हो गया उत्तराखंड, ठीक है। शुरुआती समय में डेहरी गढ़वाल में ये जनपद जो था वर्ष 1978 ईस्वी में पेड़ों को बचाने के लिए क्या हुआ, महिलाओं ने सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि गोलियां भी खाई, ठीक है। आज का जो लास्ट पेज है उसको देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो उनका नाम लिखा है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हीं की वजह से ये चिपको आंदोलन जो है पूरी तरह से फेमस हुआ, चिपको आंदोलन जो है। और ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जो है इस हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मतलब डेथ किए, ठीक है। सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा मैं कह रहा हूँ, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ही जो कोरोना काल में डेथ कर गए थे, ठीक है। कोरोना काल के बाद हुए थे। 25 अप्रैल 1918 में ये 2018 की रिपोर्ट दिया, इसको भी जरूरी नहीं है। जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा ना, करंट अफेयर बहुत जल्द शुरू कर दूंगा 1-2 दिन में, तो उसमें ये सब चीज़ें जो है ना अपडेटेड मिलेगी, वो ज़्यादा बेटर हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। उसके बाद ये सारे इंस्टीट्यूट का नाम एक एक करके आप पढ़िएगा और यहाँ से मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा, फायदा होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे तो 15 जो है इंस्टीट्यूट टाइप का, ठीक है, मतलब सॉरी इंस्टीट्यूट 15 जो है ना, जो ये मतलब फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ना, संस्था है ना 15, और 15 संस्था का नाम और उसका किन के क्षेत्रों पर तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए लास्ट जो पॉइंट है कि पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ भैया, तो ये बेंगलुरु में, ठीक है। अब यहाँ से जो डाटा दिए गए ना, इस डाटा को अगर रट लिया जाता है ना तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो हो गया हम लोग का ये चैप्टर, छठा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो कोई कष्ट पड़ा नहीं था और चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए उसको उस तरह समझाया गया है ना। और बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग की जाएगी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ MCQ क्वेश्चन आते रहेगा, तो घबराना नहीं है। सारी चीज़ों का तैयारी होगा और ना जम कर तैयारी होगा। और आप एग्जाम दीजिएगा तो खुद आप बताइएगा किस तरह का एग्जाम किया। तो यहाँ पे करते वीडियो के एंड, फिर किसी दूसरे मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।